टॉपिक है धातु जो है वो अधातु से अभिक्रिया कैसे करते हैं, अधातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम लोग एक मेटल लेते हैं, धातु लेते हैं, जैसे सोडियम एक धातु ले लिए, क्लोरीन एक अधातु ले लिए, ठीक है। धातु में एक गुण होता है, क्या गुण होता है कि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु में क्या गुण होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। और अधातु में एक गुण होता है इलेक्ट्रॉन को लेने का, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने का। सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं तो सोडियम का ऐसे होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो 9th में लिखना सीखे होइएगा 7th में, तो भैया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे लिखते हैं हम लोग। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक। देखिए 2 और 2 4 6 4 10 10 1 11। तो सोडियम के अंतिम ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। तो अंतिम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, तो इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, है ना, ऐसे ही दिखाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का अगर देखिएगा तो उसको निकालते हैं, क्लोरीन का होता है 17। तो क्लोरीन का जब निकालिएगा तो आप पाइएगा क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं। कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब धातु क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन हम देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि ये को दे देगा तो इसका अष्टक नियम हो जाएगा। अष्टक नियम पढ़े थे आप, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु के अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो अस्थाई होता है। क्या होता है, तो सोडियम का जब आप बनाइएगा ना तो ऐसे होगा। देखिए सोडियम का आप बनाइएगा, नाभिक बना के दिखाते हैं चित्र। सोडियम का चित्र आप पढ़े होइएगा 9th में, ऐसे बनाने वाला। सोडियम में पहला में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5 6 7 8, अंतिम में एगो होता है। तो सोडियम कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम दे देंगे ना किसी को तो हमारा ई वाला ऑर्बिट हट जाएगा। ई वाला ऑर्बिट ऑर्बिट नहीं हटेगा, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, ऑर्बिट खाली रहेगा, इलेक्ट्रॉन उसमें का गायब हो जाएगा। तो अंतिम ऑर्बिट हमारा बन जाएगा ई वाला, है ना, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हुआ, तो हम अस्थाई हो जाएंगे। सोडियम का ये विचार है। सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे तो हमारा अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो हम अस्थाई हो जाएंगे। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम बनता है, सोडियम धनायन बनाता है। एक जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो धन आयन बनाता है। क्या बनता है, धन आयन। तो एक प्लस आयन बना लिया। क्लोरीन में उल्टा है, क्लोरीन के लास्ट में 7 गो है, तो 7 गो थोड़ी ना छोड़ेगा, कहेगा कि ये हमको कोई दे देता ना तो हमरो 8 गो हो जाता। तो एक जो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, सोडियम वाला जो दिया था वो ले लेता है, यहाँ पर ले लेता है, तो एक 8 हो जाता है। तो ये बनाता है क्लोरीन, क्या बनाता है, Cl-। क्या बनाता है, Cl-। Cl1- कहिए या Cl- कहिए, चलेगा, दोनों चल सकता है। 1 लिखा नहीं जाता, इसे सीधे माइनस प्लस लिख सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में पूरा एकदम कन्फर्म, पूरा फिक्स हो चुका है कि सोडियम में Na+ काहे है, काहे Na+ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो दिए हुआ है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिए हुआ है, तो ये प्लस आयन बनाया, धनायन बनाया, ऋण आयन बनाया। कोई दिक्कत, काहेला दिया है, ये काहेला लिया है, ये पता चल रहा है आपको। इसलिए दे दिया है कि इसको देने से, एक इलेक्ट्रॉन दे देने से 8 हो जाएगा अंतिम ऑर्बिट में। इसलिए लिया है कि ये ले लेने से इसके अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों अस्थाई बन जाएगा। तो कौन नहीं चाहता कि हम अस्थाई बन जाए, कौन नहीं चाहता कि हमारा गाड़ी हो, बंगला हो, धन दौलत हो, लोग हमको जाने, मेरा नाम प्रचलित हो, कौन नहीं चाहता है, सब चाहता है। तो ये तत्व है, तो यही चाहता है कि हम भी अस्थाई हो जाए। तुम भी तो सोचते हो कि हम भी अस्थाई हो जाए, हम भी सोचते हैं कि बहुत पैसा कौड़ी हो जाता, आराम से अस्थाई की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। सब आदमी सोचता है कि अस्थाई हो जाते हैं, इसलिए कमाता उमाता है, काम करता है। तुम भी इसीलिए पढ़ रहे हो कि तुम अस्थाई हो जाओगे आगे चल के, अस्थाई होने के लिए पढ़ रहे हो कि हमको जॉब हो जाएगा, हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, या कहीं वकील बन जाएंगे, या शिक्षक बन जाएंगे, तो मेरा पैसा का इनकम हो जाएगा, तो हमारा स्थायी नौकरी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो उसी तरह से तो ये भी सोच रहा है, सब अपना अपना भला सोचता है, कोई गलत बात है नहीं। तो ये भी सोच रहा है अपना। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है। अब हुआ क्या कि इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, और नियम होता है कि विभिन्न आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। हम लोग पढ़े हैं, गुरुत्वाकर्षण में पढ़े, कई जगह आकर्षण बल में पढ़े हैं कि
दो तरह के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो ये प्लस और माइनस इसके बीच में क्या होगा? आकर्षण। और ये दोनों में आकर्षण होगा तो ये Na यहाँ पे आएगा और Cl यहाँ आ जाएगा और बना देगा क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से बन गया सोडियम क्लोराइड। और यह जिसको हम लोग कहते हैं नमक, और आराम से इसको हम लोग खाते हैं सब्जी में लग के। अगर ये नहीं चाहता सोडियम अस्थाई बनना और क्लोरीन भी नहीं चाहता अस्थाई बनना तो नमक ही नहीं बनता आपका। तो आप नमक खाते ही नहीं, हम नमक खाते ही नहीं, कोई आदमी नमक नहीं खाते। तो स्वाद कैसा होता है समझ ही रहे हैं। तो इस तरह से दुनिया में हर एक चीज़ जरूरी है। पानी भी बना है, उसके पीछे भी कहानी है। जितना भी चीज़ दुनिया में बनता है उस सब के पीछे एक कहानी होती है। अभी हम नमक के बनने की कहानी आपको बताएं है कि कैसे एक धातु और एक धातु अभिक्रिया करता है। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं। तो चूंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है इसीलिए इसको कहते हैं आयनिक बंधन। इसके बीच में जो रासायनिक बंधन बना है इसको बोलते हैं, जो बंधन बना ना इसको बोलते हैं रासायनिक बंधन। क्या कहते हैं? और इस प्रकार के बंधन को कहते हैं आयन के हेर फेर से हुआ है, आयनों के आपस में संयोग से हुआ है, इसलिए कहते हैं आयनिक बंधन। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन बना है। हर समय आयनिक बंधन नहीं बनता है। कभी कभी आयनिक बंधन न बनकर सह संयोजक बंधन भी बनता है। उसमें क्या करता है? पेयरिंग करता है। वो पेयरिंग कैसे करता है वो भी बताते हैं आपको हम। जैसे आपको एक दिखाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की कहानी, MgO। ठीक है ना? ठीक है, MgO कैसे बनता है? इसको MgO के बारे में पूरी कहानी हम समझा रहे हैं, इसको समझिए। MgO कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। आज हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने की पूरी कहानी जानेंगे। अभी कहानी क्यों बताने जा रहे हैं? क्योंकि ये हम लोग टॉपिक है कि धातु धातु का अभिक्रिया कैसे करते हैं, ऐसे बताना है। तो इसमें धातु है वो अधातु है। इसमें जो धातु है वो है मैग्नीशियम, अधातु है वो है ऑक्सीजन। तो ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका धातु है और इसका एक बना है ऑक्सीजन, ये इसका धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं तो कैसे लिखाता है? Mg2+ लिखाता है, Mg2+, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिए होता है। कैसे दिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लिख सकते हैं, उतना डिटेल पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। समझ लिए सीधे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मैग्नीशियम के अंत में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 6। आपको हम लिख के ही दिखाते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के लास्ट में कितने ऑर्बिट होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम का लिख ही लेते, पहले दिखाइए देते ऑर्बिट। मैग्नीशियम 12 पे होता है, सबको पता होगा 12 पे है ना मैग्नीशियम। यही है मैग्नीशियम के अगर बारे में बात करें तो ऐसा बनता है। एक ए इसका नाभिक है। मैग्नीशियम में नाभिक होता है, कोई भी तत्व होता है उसका नाभिक होता है नहीं। मैग्नीशियम के परमाणु में नाभिक होगा। 1 कक्षा, 2 कक्षा, क्या कक्षा? 3 कक्षा है। ऑर्बिट कहते हैं जिस इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे कक्षाएं कहते हैं ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम में? सबको बैठाते हैं। पहला ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 1 2। दूसरा ऑर्बिट में 2 और 4 6 8 वो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका में क्या है? 2। तो ये भी त्यागे कर देता है। ये भी संयोजक बंधन नहीं बनाता है, ये भी त्यागे करके बनाता है। ये भी आयनिक बंधन का निर्माण करेगा। देखिए ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन का अगर हम लिखें तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2 2 4 4 हो गया 8। इसमें अगर क्या बनाए हम 1 2 बंधन, इसमें इलेक्ट्रॉन को रखते हैं।
पहला में क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 2 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में क्या होगा? 8 गो 1 8 गो है इसके अंतिम में। फ्लक्शन तो अभिक्रिया करबे नहीं कर, 8 गो नहीं होना चाहिए था इसका। हाँ ये 6 ये ना कर है 8 गो हो जाएगा तो अभिक्रिया करबे नहीं करेगा छोटा, कहेगा हम अस्थाई है। ऐसे भी 2 2 4 गो हो गया तो 4 ही ना रहेगा, तो 4 4 8 हो जाएगा सबका। तो वही तो हम कह रहे हैं कि क्या है इसे हो रहा है, क्या हो रहेगा? 4 गो 4 गो हो गया, 6 नहीं होगा यहाँ पे 4 होगा। अब ठीक है, तो 4 को लास्ट में है और 4 और 2 6। हाँ 6 ऑक्सीजन है 2 का और होगा। हाँ 2 का और होगा, हो गया 4 को 2 6 गो। तो अब ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का बनाते हैं। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन का इसमें क्या गो है? पहला वाला में जा पहला वाला में न्यूक्लियस नहीं 1 गो 2 गो। आई में क्या गो है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको अंतिम ऑर्बिट में क्या गो है? अगर 2 को निकल जाएगा तब क्या गो बचेगा अंतिम ऑर्बिट में? तो ये क्या चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? बोलो, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? Mg2 प्लस बनाएगा ना। ऑक्सीजन कह रहा है कि हमारे पास 2 गो और आ जाएगा तो हम लोग में 8 गो हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये 2 गो दे देगा, 2 गो ले लेगा। जैसे लिया तो ये बन जाएगा MgO। क्या बनेगा? क्योंकि इसमें भी आयन का आदान प्रदान हुआ तो ये भी आयनिक बंधन ही बन गया। इसमें भी सहसंयोजक बंधन नहीं बना, आयनिक बंधन ही बन गया। समझ में आ गया? चलिए एक दूसरा लेते हैं जिसमें वो देता लेता नहीं है, अच्छा से बनाता है। मतलब कि वो क्या करता है? पेयरिंग करता है, साझा करता है इलेक्ट्रॉन का। उसको देखते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड में बनाया सर, देखते हैं इसमें कौन सा बंधन बना है? MgO में आयनिक बंधन के साथ संयोजक बंधन। परीक्षा में पूछेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा बंधन पाया जाता है? आयनिक बंधन। क्यों? क्योंकि आयन का आदान प्रदान हुआ है ना, प्लस आयन धन आयन ऋण आयन, इसलिए आयनिक बंधन बना है। समझ में आया? परीक्षा में पूछेगा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसे लिखना पड़ेगा। Mg लिख के और 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। ऑक्सीजन का लिखिए तो वो लिख के 1 2 3 4 5 6 लिखना होगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है ना? हमारे हिसाब से अब रहने देते हैं। ये वो 2 अष्टक संयोजिक बंधन बताना हमको जरूरी है। मगर क्या क्या संयोजिक बंधन पढ़ना ही है। विद्युत संयोजक बंधन सोडियम क्लोराइड में बनाया है। सोडियम क्लोराइड में तो ये बनाया है हाइड्रोजन के अणु। किस में बनाया है? ये किस में बनाया है इसको भाई? कोई एग्जाम्पल मिले तब ना। हाँ हमारे हिसाब से बनेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड में बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसमें देखते क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बना था देखते हैं। तो कार्बन के अंतिम ऑर्बिट में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इधर 2 इधर 4। ऑक्सीजन के अंतिम ऑर्बिट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होता है? 6। 1 2 3 4 5 6 और 2 अरे भैया ऑक्सीजन है क्या? तो भी हाँ इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर ऑक्सीजन होगा। क्या बनाएगा? 6 को 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीला गैस है वो कैसे बनता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधा छोड़ता हम लोग जो छोड़ते हैं सांस से वो क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधा इसी को लेता है। नहीं तो पढ़े बचपन में ना कि हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं इस कैसे बनता है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है ध्यान से समझो हुआ, इतना आसान नहीं है जितना हंसी आ रही है। ये हंसना चीज तो है नहीं। कार्बन ऑक्सीजन के लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन है? क्या इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन वाला देखिए पीला बना देते हैं ताकि दिमाग में सेट। ये ऑक्सीजन है भैया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर है। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन कति का है? पीला वाला ऑक्सीजन का है। हरा वाला किसका है? चलिए लाल कर देते कार्बन। लाल वाला क्या है? कार्बन का है। तो इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि तू 2 को बगल में हो ना, तू हमरा दे दे। तो कहता ना हम तो ना देबो,
हमरो तो 8 को चाहिए ना। चलो कार्बन भी तो कहा कि हमरो 8 को चाहिए, ओकरा 8 होना चाहिए। कार्बन के तो 8 को चाहिए। ई ऑक्सीजन को 6 गो है, क्या है 6 गो। ओकरा देखेगी, ओकरा देखने की तो आई है। बेवकूफ़ वो नहीं है, बेवकूफ़ तुम हो कि उसको देख रहे हो। मानेंगे बस दिमाग उल्टा पुल्टा लगा देते हो। वो तो उसको तो लेट हो गया। बकलोड आदमी इसको क्या हुआ है 6 गो, ऐसो क्या हुआ है 4 गो है। तो कहेगा भैया तुमको अगर 2 को दे देंगे तो हमारा और घट जाएगा, हमरा 8 को चाहिए, हमरा 4 गो है ये है। तो कहेगा ठीक है हाथी लगा लो, कैसे लगा लो कि भैया हम लोग पेयर कर लेते हैं। पेयर करने का मतलब क्या होता है, साझा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। मतलब साझा का मतलब कि तोरो रहेगा हमरो रहेगा, थोड़ा थोड़ा साझा कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन का क्या हो गया 6 गो और 2 गो 8 गो। आइए ऑप्शन कहता है हम तू 2 तो है, 2 तो साझा कर लें। तो ये करा के तोरा पास तब कुछ बचबे नहीं करो, कार्बन के पास कुछ बचा ही नहीं। तो कार्बन करा हम थोड़ी ना छोड़बो, हम साझा करेंगे ना। तो 4 गो 2 गो तोहर हो ना, 2 गो तोहर हो, तो सब हम ले लो ले। तो अब देख हमरो क्या हो गया 4 गो हमर वाला, 2 गो एने से 2 गो एने से क्या हो गया, सबको 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ सबको इलेक्ट्रॉन। देखो ऑप्शन का क्या गो है 6 गो और 2 गो, इस ऑप्शन का क्या गो है 6 गो और 2 गो 8 गो। इस कार्बन को क्या गो है 2 गो 2 गो 4 गो और 4 गो 2 गो 6 गो और 6 गो 2 गो, सबको 8 गो हो गया, साझा कर लिया। ठीक उसी प्रकार से है जैसे एगो राम है और एगो श्याम है, और राम श्याम क्या करता है, कहता है कि हमारा पास गेस्ट आने वाला है 8 गो, अगुआ आने वाला है 8 गो, हमारा कुर्सी है 4 गो, 4 गो क्या कुर्सी है 4 गो, 1 2 3 4 कुर्सी। और श्याम कहता है कि मेरे पास भी कुर्सी है 4 गो, क्या हुआ 4 गो। और दोनों का हुआ एक दिन तो नहीं आएगा, अलग अलग दिन पे आता है। अच्छा आएगा तो हम अलग अलग दिन पे बुला लेंगे, कहेंगे भैया आप कल आइए, कल का दिन अच्छा है ना। तो राम के घर जब अगुआ आया तो श्याम का 4 गो कुर्सी लेकर आया, क्योंकि कुर्सी हो गया 8 गो। कहा कि सब अपने कुर्सी एक रंग के कुर्सी खरीदे हैं दोनों, बुझाया नहीं कि अलग अलग है, हो गया। राम के क्या कुर्सी है 8 गो। गेस्ट आया बैठा खाया पिया आराम से बात चला, 8 गो कुर्सी उसका पास है। गेस्ट चला गया ठीक ठाक हो गया, दिन उतर गया चला गया वो। अब बात आ रही है कि श्याम के पास भी अगुआ आया तो उसके पास भी तो 8 गो कुर्सी है, 4 गो से काम चला ले। इसको कहते हैं क्या साझा करना। साझा मतलब पार्टनरशिप कर लेना। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझा होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेयरिंग, पेयर करना। तो साझा करके भी काम चलाता है और बंधन बनता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो इसको बनता है। अब इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, कार्बन को यहाँ दिखा देंगे, आई 2 इलेक्ट्रॉन है ना उसको एगो पाई लिखते हैं, पाई दे देते हैं यहाँ पे। आई 2 इलेक्ट्रॉन को इसको भी पाई लिखते हैं, इसमें बंधन रासायनिक बंधन हो गया। यो पाई बनेगा एगो, तो यहाँ पे पाई, यो 2 बनेगा तो एगो पाई, तो पाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया? तो आप समझ में आया धातु और धातु कैसे भी क्रिया करता है। इसमें भी देखो तो कार्बन धातु है, धातु नहीं एक्चुअली अधातु है ही। धातु और धातु में सहसंयोजक बंधन बनता ही नहीं है, ये दोनों अधातु है। कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। इसका मतलब ये हो गया कि धातु और धातु में जो अभिक्रिया होगा उससे आयनिक बंधन बनेगा। क्या बनेगा? तो यहाँ बना है देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, वो धातु था वो धातु था, दोनों अभिक्रिया करा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ये क्या बना है, कौन सा बंधन बना है? आयनिक बंधन, क्योंकि वो धातु है वो धातु है। मगर यहाँ पे धातु अधातु नहीं है, ये भी अधातु और यह भी अधातु, और 2 अधातुओं के बीच में जो बंधन बनेगा वो क्या बनेगा? सहसंयोजक बंधन बनेगा। क्या बंधन? कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। याद कर लीजिएगा, इसको लिख देते हैं हम, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन है। आजा ए भैया काहे गलती हो जाता है हमको, लेखा सब समझता है, हम नहीं समझते। सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना। अब बात को समझना ये भी है कि अब कोई भी बंधन बताएगा तो तुम बता सकते हो कि कौन सा बंधन इसके बीच में बना है। जैसे तुमको कहेगा कि H2O में कौन सा बंधन बना हुआ है, कौन सा रासायनिक बंधन है इसमें,
ऑप्शन दे देगा वैद्युत संयोजक बंधन, यानी उसी को आयनिक संयोजक बंधन कहते हैं, या सह संयोजक बंधन। तो हम देखेंगे ना कि हाइड्रोजन क्या है, धातु है क्या धातु। अब तुमको धातु व धातु भी नहीं पढ़ी हो ठीक से तो चैप्टर का नाम है धातु व धातु है, तो कम से कम 50 को धातु का नाम 50 को धातु का नाम याद तो कर लो। तो कथी मुँह दिखाओगे मैट्रिक पास करने के बाद में कहेगा 10 को धातु का नाम बताओ, हैं बोलो लेखन बनोगे। याद कर लो घर पे जाके धातु धातु का नाम याद कर लो, क्या संकेत होता है वो भी याद कर लो, किताब में दिया हुआ है धातु धातु। और नहीं तो आप इसके बाद वाला चैप्टर है ना तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसमें वो दिया होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें धातु धातु दिया होगा, दिखा देते हैं, उसको जाके याद कर लो। धातु धातु का नाम भी याद नहीं रहेगा तो तुम तो मारे जाओगे ऐसे ही। दिखाओ वही यहाँ पे दिया रहता है पेज नंबर 96 में, यहाँ दिया रहता है धातु धातु का नाम। देखो धातु धातु का ये तो दिया हुआ है कि ये सब धातु है, ये सब धातु है, यह धातु है। तो ठीक से प्रिंट नहीं हुआ उस पर, बढ़िया से प्रिंट हुआ होगा उस पर, अच्छा 3 रंग का होगा। और दिखा था वो, हाँ उसमें है, इसमें देखो यहाँ से याद कर लेना, घर जाके याद करना, हम बता दे रहे हैं तो घर पे जाके याद कर लेना। 96 नंबर पेज में दिया हुआ है। धातु सबको ग्रीन रंग से बताया है, धातु है। अधातु को पीला रंग से बताया है, और उपधातु है जिसको गुलाबी रंग से बताया गया है। तो अधातु तो ज़्यादा है नहीं, अधातु याद कर लो, धातु बाकी सब बहुत, धातु बहुत सारा है, अधातु थोड़ा कम है, उपधातु बहुत कम है। तो जाके याद कर लो थोड़ा सा भाई, है ना। तो हाइड्रोजन अधातु है और ऑक्सीजन भी अधातु है, दोनों के बीच में बंधन बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, सह संयोजक बंधन, ठीक है ना। तो इस तरह से समझा दिया आपको। अष्टक नियम क्या है, जस्ट अभी आपको बताया है अष्टक नियम क्या होता है। वैसा नियम जिसमें प्रत्येक तत्वों का परमाणु यह चाहता है कि हमारे अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसे अष्टक नियम कहते हैं। कैसा नियम, वैसा नियम, क्या वैसा नियम जिसी में किसी भी तत्व के परमाणु क्या चाहता है कि उसके अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसी को अष्टक नियम कहते हैं। ऐसा कौन तत्व चाहता है, तो सभी तत्व चाहता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो अष्टक नियम समझ में आ गया, टॉपिक को समझते चलिए, प्रश्न को समझते चलिए। अष्टक नियम फिर समझ लीजिए, अष्टक नियम ऑक्टेव रूल कहते हैं उसको, ऑक्टेव रूल। वैसा नियम जिसमें किसी भी तत्व के परमाणु की यह चाहत होती है कि उसके अंतिम ऑर्बिट में 8 वो इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसे कहते हैं अष्टक नियम। अब है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अष्टक नियम समझ में आया, फिर समझाना होगा, समझ में आएगा ना। जैसे बताया था ना, ऑक्सीजन के अंतिम ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, 6 गो है। क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यही अष्टक नियम है, ठीक है ना। चलिए अगला है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, टॉपिक का नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये भी समझा दिए हमको। अब किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अंतिम ऑर्बिट में जो रहता है इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग अभी कार्बन का, ऑक्सीजन का लिखे थे, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, 1s2 दिखाते हैं, लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन का कहीं लिखे हुए थे ना, यहाँ पे मिटा दिए थे, शायद का मिटा दिए थे। चलिए लिख के दिखाते हैं फिर, चलिए 1s2 2s2 2p4। रे बड़े कौन है रे, चापा का चला रहा है, तो उसको समझाओ, कुत्ता चला दो। कल तोड़ने आया कि पीने आया है, क्या देखिए क्या गो है, 8 गो है, भाग गया। पानी पी लेना, चला देना चलिए, पानी पीने आए। देखिए अंतिम ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, पहला ऑर्बिट में क्या गो है, 2 गो, अंतिम ऑर्बिट में तो 4 गो, 2 गो 6 गो इलेक्ट्रॉन है अंतिम ऑर्बिट में। तो ई जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कै गो इलेक्ट्रॉन है, 6 गो। तो इसको कै गो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन भाग लग जाएगा।
मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चूंकि लेने वाला है ना, तो अधातु में थोड़ा सा बदल जाता है फॉर्मूला। अंतिम ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होता है, वो धातु में होता है। किस में होता है? धातु में। और धातु में क्या होता है कि कै वो और चाहिए इसको, 8 को पूरा करने के लिए कै वो चाहिए? तो दो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजकता इसका 2 होगा, क्योंकि 2 को चाहिए इसका इलेक्ट्रॉन, अधातु न है इसलिए। मगर अगर कोई पूछे संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है, तो ये 6 गो है। ध्यान से समझिए फिर बात को। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होता है जो अंतिम ऑर्बिट में होता है? देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है जो अंतिम ऑर्बिट में है? क्या गो है? 3 3 4 5 6 गो है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं VE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 6। मगर एक चीज और समझना है कि संयोजकता कितनी है इसकी? संयोजकता कितनी संयोजकता है? तो 8 माइनस VE फॉर्मूला होता है अधातु के लिए। किसके लिए? अधातु के लिए फॉर्मूला होता है। अधातु में ऐसा होता है, अधातु के लिए 8 माइनस VE। तो 8 में से 6 घटा दिया, कितना आ गया? 2। सीधी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसका संयोजकता कितना हो गया? 2। तो दिक्कत, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी आ गया, संयोजकता निकालने भी आ गया। मगर धातु में ऐसे नहीं, धातु में ऐसे हो रहा है। देखिए, तो धातु को निकाल के दिखाते हैं। सोडियम का देखिए, सोडियम का निकालते हैं। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है ना बुआ? सोडियम का पहले हम लोग लिखते हैं। सोडियम का क्रमांक कितना होता है बुआ? 11। चलिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, सोडियम का बनाते हैं चित्र। ये नाभिक है, क्या है? नाभिक है। नाभिक माने मेन केंद्र होता है ना परमाणु को, उसको नाभिक कहते हैं। तुमको नाभि माने ढूंढी दिखाई दे रहा होगा ना, नाभिक होता है, उसका भी ढूंढिए होता है, समझो। जैसे आदमी का नाभिक बीच में होता है ना, उसी प्रकार से तत्व का भी बीच में नाभिक होता है। बस ये पढ़ने वाला नाभिक है ना। बड़ा हंसी, जब कह रहे हैं नाभिक तो हंसती आ रही है, पिटवो करेंगे। हंसने को कौन बात है? नाभिक सबको होता है, हर जीव को होता है, किसको नहीं होता है? जानवर, बैल, भैंसी सबको होता है। देखिए, तो इसमें जो पहला ऑर्बिट में है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 गो। दूसरा ऑर्बिट जो है ना, दूसरा नंबर में जो है वो 6 गो है। 6 गो 2 गो 8 गो। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 हो गया 8 गो। और लास्ट वाला में क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 गो। तो तुमसे कोई पूछेगा सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? को बता दोगे? बोलो कितना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन वह होता है जो अंतिम ऑर्बिट में होता है। अंतिम ऑर्बिट में क्या वो है? 8 गो। तीसरा ऑर्बिट में 8 गो इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे 8 गो बोल रहा है? दिखाई नहीं दे रहा अंतिम में क्या गो इलेक्ट्रॉन है? क्या वो है? तो 8 गो कैसे हो गया? 8 गो कैसे हो गया? वो समझ में ना आने क्या 8 गो कर रहा है। बता रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे अंतिम में जो ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसको कहते हैं। तो अंतिम ऑर्बिट ही ना दिखाई दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। तो अंतिम ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन एक गो ना हुआ है क्या? 8 गो कैसे हो गया? समझ में आया? आज की संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता वही होता है जो ये होता है। धातु में वही होता है भी। अधातु में 8 में से घटाने से आता है। धातु न है, सोडियम धातु न है। धातु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता होगा। आया कि नहीं? धातु की संयोजकता क्या होती है? जो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अधातु की संयोजकता क्या होती है? तो 8 में से घटाने पर आता है। 8 में संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाने से आता है। याद रहेगा? बात को ध्यान रखिए। और ये सब बहुत गुड बातें हैं, और ये सब किताब में ना पढ़ोगे तो माथा दुखा जाएगा। सब समझना पड़ता है, ये सब बोले साइंस को समझना पड़ता है। समझ में आ गया? किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अंतिम ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, Mg2+ बनता है ना, इसीलिए। इसका मतलब 2 गो अंतिम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता कितना है इसका? संयोजकता माने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। अब वैलेंसी कितना है? वैलेंसी 2, क्योंकि धातु है। ठीक है ना? इस तरह से होता है। चलिए, अब है
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो अभी बताइए कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस सोडियम है ना, सोडियम में इतना चीज लिखे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखते हैं। अब थोड़ा सा समझिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का प्रश्न आएगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, तो हम कहेंगे सोडियम को लिख देंगे, अंतिम ऑर्बिट में 8 एक इलेक्ट्रॉन है तो एगो लिख देंगे, हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन को दिखा देना अंतिम ऑर्बिट वाला, हो गया। ठीक, कहेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, तो अभी तो हम लिखे थे हम लोग, लिख देंगे कार्बन बीच में एगो दूगो, ऑक्सीजन को एगो दूगो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, ऑक्सीजन निकालिए एगो दूगो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे, अब उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, उसको बना के दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं, किसी को समझाना होगा तो समझा भी सकते हैं कि कैसे इसमें ये बनाता है, साझा कैसे करता है, ये कर लिया है, और ये साझा ये किया है, और इसमें साझा ये किया है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया इसका। ठीक है, आया, इलेक्ट्रॉन को दिखाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है। अब कहे सर हमको तो इलेक्ट्रॉन बनाना ही नहीं आता है, कैसे बनाएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन? इसके लिए 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने आना चाहिए आपको। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, याद करवाए थे, लिथियम 3, बेरिलियम 4, सबका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको लिखना होगा। तो पता चलेगा कि काय को लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, नहीं समझे? लास्ट में कैसे पता चलता है, देखिए बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हम पूछे सोडियम के लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट में 2 गो, तीसरा ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिखने आएगा तब थोड़ा सा 20 तक का तो लिखने आना चाहिए कम से कम। लिख दिए थे ना 20 तक, ना लिखे थे आप लोग, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, सो बताइए। लिखे हुए कितने ब्याज से लिखे हुए 20 तक का इलेक्ट्रॉन में, 1 बस, हो गया बड़ा। तो ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम, डाल देंगे ग्रुप में, डाल दे फोटो खींच के डाल दे। 9वां की किताब है रसायन शास्त्र, उसमें से लिख लीजिए, 9वां का रसायन शास्त्र में है, नहीं तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, ग्रुप में एगो फोटो खींच कर डाल देंगे। ठीक, 9वां का किताब में भी है, 9वां की किताब, 9वां का ही पढ़ाई है, 10वां का है ही नहीं, तो 9वां में ही पढ़ना था। 9वां में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना रासायनिक सूत्र लिखना सिखाया था जानबूझकर, क्योंकि ये काम आता है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर लिखने नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बड़ी बात नहीं है, कोई एकदम मामूली बात नहीं, तो सबका ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का सबका याद कर लेंगे, वैलेंस कितना 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 है, ताकि काम आएगा थोड़ा सा समझने वझने में। और इसको जल्द ही करना पड़ेगा, आज ही करना होगा, कल नहीं, कल आपको याद करके लाना है इसको, कल किसी भी कैंप में याद होना चाहिए, जब भी सुनेंगे तो सुनाना होगा आपको। तो कैसे, तो उसको हम डाल देंगे, बोले ना डाल देते हैं अथी पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, यूट्यूब पर भी डाल देंगे अथी में पोस्ट में, वहाँ से लिख लीजिएगा आप। नहीं तो 9वां किताब से लिख लीजिएगा, अंदर कोई बच्चा से लिखा हो तो उसमें से लिख लीजिएगा, न तो रासायनिक भाषा की किताब आता है वो, उसमें भी रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक बंधन समझाइए दिए, विद्युत सहसंयोजक बंधन बताइए दिए, सहसंयोजक बंधन बताइए दिए, एकल द्विक अतिरिक्त बंधन समझ लीजिए। देखिए एकल बंधन क्या होता है, जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो एकल बंधन बनेगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो क्या बनेगा, एकल बंधन बनेगा। और जब 2 जोड़ा करेगा तो 2, जैसे जैसे मान लिए कोई तत्व है X है, Y है, इसमें 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, कितना जोड़ा, तो 1 गो बंधन बनेगा। 2 जोड़ा कर रहा है, क्या बनेगा, 2 गो बंधन बनेगा। 3 जोड़ा कर रहा है तो 3 गो बंधन बनेगा। तो जिसमें एकल जोड़ा बनाएगा 1 बंधन, जिसमें 2 जोड़ा बनाएगा 2 बंधन, और जिसमें 3 गो बंधन बनाएगा 3 बंधन, क्या यौगिक कहलाएगा, वही लिखा हुआ है इसमें। ठीक, आप ऐसा जब 2 एग्जाम्पल बताइए ना, जिसमें एकल बंधन हो, 2 बंधन हो, 3 बंधन हो, एग्जाम्पल भी चाहिए है ना, जिसमें एग्जाम्पल पता चले कि कैसे बना है ना। चले तो एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे एकल बंधन बनता है, कैसे 2 बंधन बनता है, कैसे 3 बंधन बनता है। तो 1 बंधन वाला हमको ध्यान नहीं आ रहा है क्या आता है, 1 बंधन वाला, 2 बंधन वाला में तो ऑक्सीजन बना लेंगे, एल्युमिनियम में 3 बंधन बना लेंगे। एक आबंध किस में, हाइड्रोजन में बना लेंगे, सबसे अच्छा हाइड्रोजन ही। देखिए तो एक जोड़ा जब संयोजित, देखिए एकल, अभी हम क्या बताने जा रहे हैं, एकल
सह संयोजक संयोजक बंधन। फिर क्या पढ़ने वाले हैं भैया? द्वि, दूसरा नाम क्या दिखे था? द्वि वाला है, दो है। चलिए तीनों देख लेते हैं हम। तो एकल है वो क्या है? द्वि संयोजक बंधन। वो त्रि है ना? तीनों को देख लेते हैं। द्वि ना, द्विक, द्विक, द्विक और फिर है त्रिक। देखिए तीन तरह के बंधन होते हैं। अब तीनों तरह का एग्जाम्पल समझाएंगे। समझ में तो आ गया है कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा तो एकल बंधन, दो जोड़ा होगा तो द्वि बंधन, तीन जोड़ा होगा तो। पर एग्जाम्पल भी समझ में आना चाहिए ना। एग्जाम्पल नहीं आएगा तो पूछेगा ऑक्सीजन में क्या बंधन होता है, कैसे बताइएगा आप? तो एग्जाम्पल सबको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखिए, हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन, उसके अंतिम ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के अंतिम ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन के भी अंतिम ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेचारा 8 गो तो नहीं कर सकता है। तो नियम होता है जब 8 गो नहीं कर सकता है, छोटका इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गो कम से कम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 2 गो कर लीजिए। तो ये बेचारा क्या करता है कि 2 गो तो हमारा होइए गेलो। एकरा पास आएगा तो एकरो 2 गो, एकरा पास आएगा तो एकरो, तो एकल बंधन बन गया। तो H2 जो बनता है, H2, उसमें एकल बंधन होता है। क्या होता है? ठीक, समझ में आ गया? दूसरा नंबर देखिए। अब थोड़ा समझा देते हैं कि कैसे बना है एकल बंधन। थोड़ा सा ये भी समझ में आना चाहिए ना कि एकल बंधन बना कैसे है भाई। H-H सिंगल बॉन्ड बना, क्या बन गया ये? H2। ओके, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे बना। ओके, फाइनल स्टेज में समझ में आ गया? इसमें क्या करा केना सब ताकत है? समझ में आ रहा लोग ना? बुखार हमरा लगल है, परेशान लग रहा है वो सब। देखिए द्विक में क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन, इसके अंतिम ऑर्बिट में 2 गो, इसके अंतिम ऑर्बिट में 2 गो, यो ऑक्सीजन के पास 2 गो। जब ये बंधन बनाता है तो कहता है कि भैया हमरा में तो 6 गो रहा, लास्ट में 6 गो है एक पास, ये 6 गो हो गया लास्ट में। 1 2 3 4 ऐसा कारी होगा ना। 1 2 3 4 6 एकरो है, 6 गो एकरो है ना। 8 को दोनों में से किसी को नहीं है। तो अब कहेगा कि भैया चलो अब साझा कर लेते हैं। साझा करने में कैसा लास्ट शर्म है? चलो ये देखो, हमारा 8 गो हो गया, एक 8 गो हो गया, ये करा कि हमरो 8 गो हो गया। तो कै गो इलेक्ट्रॉन का साझा किया है? 2 जोड़ा, 2 गो ना, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, 4 गो है। तो ये देखो बनाना है लग। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो ये ना बंधन बनता है लग, तो बनता O, तो क्या बनता है ध्यान दीजिएगा? O है ना बनता है 2, तब बनता है O2, ऑक्सीजन गैस जिसे आप सांस लेते हैं। समझे? ये ऑक्सीजन गैस है जिसे सांस लेते हैं, हम लोग जिंदा है। ये नहीं बनता तो हम लोग जिंदा भी नहीं रहते। समझिए? अब है एक और दिखाते हैं, सोडियम नाइट्रोजन वाला। चलिए, नाइट्रोजन में त्रिया बंधन होता है। नाइट्रोजन के लास्ट में नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या वो? 5। तो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 दोनों एक कट्टी से वो डॉट दिखा ताकि दोनों अलग अलग बुझाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका होता है कट्टी से, नहीं तो डॉट। समझ गया ना? तो दोनों डॉटे बना देंगे तो मिक्स हो जाएगा ना दोनों का, इसलिए हम लोग दोनों को अलग अलग बना देते हैं। तो अब क्या कर रहा है कि अब जुड़ा लगाओ भाई। तो अब हमारा पास देखो 5 6 गो 2 गो 8 गो, 6 गो ये हो गया और 2 गो 8 गो, यो कह रहा है कि चलो 6 गो 2 गो 8 गो। तो बनाया क्या? N 1 गो बन 2 गो बन 3 गो बन, ये 3 गो 1 2 3, समझ में आया ना?
हाँ, तो क्या बनेगा N3। तो पूछेगा हाइड्रोजन में कौन बंधन पाया जाता है, तो एकल बंधन। ऑक्सीजन के अणु में कौन बंधन पाया जाता है, द्विआवन। नाइट्रोजन के अणु में त्रिआवन। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन में त्रिआबंध पाया जाता है, तो देगा H2O2 N2। मारो ना, देखता बचा तीन गो वही में हो रही है, मार ये मार देता है, सही हो जाता है। अंतकारियों भी सही हो जाता है कभी कभी। तो ये हो गया, समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप। इसमें आयनिक यौगिक का गुण पढ़ना है, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो वैसा यौगिक जिसका निर्माण आयनिक बंधन से होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक बंधन से निर्माण होने वाले यौगिकों का बहुत सारा देखे हैं, हम पहले ही बता दिए हैं कि देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें आयन से बन रहा है तो आयनिक बंधन बन रहा है। और आयनिक बंधन से बनेगा यौगिक, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, आयनिक यौगिक है। क्यों यौगिक है आयनिक यौगिक, क्योंकि आयनिक बंधन बना है ना इसमें, इसलिए। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कोई तुमसे ये पूछे कि भाई बताओ कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, सीधा बताना है वैसा यौगिक जिसका निर्माण आयनिक बंधन से होता है। किसे होता है, आयनिक बंधन से होता है। तो आयनिक बंधन से हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो अब यहां पढ़ना है कि आयनिक यौगिक का कौन कौन सा गुण होता है। इसका कोई गुण होता है क्या, प्रॉपर्टी होता है क्या, तो हाँ होता है। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला नंबर गुण, सबसे पहला गुण क्या कर रहा है इसका, कि ये सामान्यतः ठोस। एक बात तो समझाओ, हल्ला नहीं करने के लिए। तू भाग जाता तो देखिए, समझाओ, हल्ला नहीं करो, पानी पियो, हल्ला नहीं करो। ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं। ये क्या होते हैं, ठोस होंगे। बुआरे आएंगे तो बड़ी मार मारेंगे। क्लास में बचाने का ना मौका मिलेगा तो पानी पीने के बहाने बचाएगा, और नहीं तो बाथरूम जाने के बहाने बनाएगा। देखिए, या तो ये ठोस होते हैं, नहीं तो कठोर होते हैं, नहीं तो भंगुर होते हैं। इसका गुण है ठोस। जो भी आयनिक बंधन होगा वो ठोस होगा। जैसे NaCl, नमक देखें, नमक का क्या होता है, NaCl आयनिक बंधन, आयनिक यौगिक है कि नहीं है। पहले आपको यही पढ़ा है नमक बनने की कहानी। तो आयनिक यौगिक जो बना है NaCl, ये आप नमक का ढेला देखते हैं, ढेला होता है, तो वो उसको मारिएगा तो फुस फुस टूटेगा, भंगूर होता है वो। ठीक है ना। समझ में आ गया। दूसरा गुण क्या है इसका, दूसरा गुण है इसका कि ये गलनांक और क्वथनांक ज्यादा रखते हैं। मतलब इसका जो गलनांक होता है, गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक क्वथनांक क्या होता है, गलनांक वह होता है जिस पे कोई पदार्थ गलना शुरू करता है, वह तापमान जिससे कोई पदार्थ गलना शुरू करता है। और क्वथनांक जिस पे वह भाप बनना शुरू करता है ना। तो इसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है। नमक को गर्म करोगे ना तो जल्दी ये भाप नहीं बनेगा, तो गर्म करके देखना, बहुत समय लगेगा। हाँ, द्रव्यनांक कहिए, वह गलनांक कहिए, बात है। तो वह जो है वो बहुत ज्यादा होता है। आप तुम नमक को सोचोगे, गलनांक नमक का कम है, मगर नमक को पानी में घुलाइए तो गल जाएगा जल्दी है, मगर सब का नहीं होता ऐसा। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, यह ज्यादातर ज्यादा होता है, कुछ चीजों का अपवाद भी होता है। तीसरा पॉइंट, तो ये हाई होता है, क्या होता है, उच्च होता है। पहला गुण क्या देखें, ये कठोर ज्यादातर होता है, क्या होता है, कठोर नहीं तो भंगुर होता है। तीसरा, यह अपने ठोस रूप में विद्युत का कुछ चालक होता है। ठोस रूप में क्या होता है, विद्युत का कुछ चालक होता है। यानी नमक है, अगर ये सूखा हुआ नमक है, कोई बात नहीं है, तो हो जाएगा। नमक है, अगर सूखा हुआ है तो इसमें क्या हुआ, करंट इस पार से ऊपर जल्दी नहीं जाएगा। मैं उसको पानी में घुला दीजिएगा तो करंट को बहुत तेजी से घुलाएगा। मतलब ठोस जो होते हैं यौगिक, वो क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं। अब पानी में गीला करने के बाद सुचालक हो जाते हैं। ठीक। तीसरा, चौथा नंबर गुण क्या है इसका, कि ये यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन, पेट्रोलियम आदि में विलायकों में अविलेय होते हैं। ऐसा यौगिक को अगर पानी में आप घुलाइएगा तो फटाक देकर घुल जाएगा। मगर केरोसिन तेल में, पेट्रोल में, डीजल में अगर घुलाइएगा तो ये नहीं घुलेगा।
पेट्रोल को आप नमक में पेट्रोल में नमक मिलाइएगा तो नहीं घुलेगा जल्दी, पानी में घुल जाएगा, ठीक है, अघुलनशील होता है उसमें, ठीक है। तो ये 4 गुण है, याद रखिएगा। जो भी आयनिक यौगिक होते पूछता है परीक्षा में, कई बार पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है परीक्षा में। आयनिक यौगिक का गुण बताइए, तो सबसे पहले बताइए आयनिक यौगिक जो होता है कठोर एवं भंगुर होता है। दूसरा, यह गलनांक एवं क्वथनांक थोड़ा ज़्यादा होता है, उच्च होता है। तीसरा, यह जब ठोस होता है तो कुचालक होता है विद्युत का, जब पानी में गीला कर देते हैं तो सुचालक हो जाता है। और चौथा कि ये पानी में घुल जाता है ना, जबकि ये मिट्टी तेल और पेट्रोल डीजल केरोसिन तेल में ये जल्दी नहीं घुलता है, ठीक है ना। यही 4 गुण आपको इसको बताना है। और एक और गुण होगा ना, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपका पूरा खत्म हो गया धातु का पूरा केस। अब है खनिज, अयस्क, धातु कर्म, गैंग, निष्पादन, भर्जन, धातु का अयस्क का सांद्रण। ये लास्ट टॉपिक है इसमें। अब कुछ पॉइंट्स को जानना जरूरी है जो काफी एग्जाम में आता है 2 नंबर वाला में। इसमें से हर साल 2 नंबर का आता ही आता है। यह क्या है? खनिज। दूसरा क्या है? अयस्क। सेटअप परीक्षा में पूछा होगा इसमें से। और धातु कर्म और गैंग। ये 4 चीजों को समझ लीजिए। ये बार बार क्वेश्चन 2 नंबर में आते रहते हैं एग्जाम में, हर साल एक न कोई आ ही जाएगा फिक्स है। इस बार भी आएगा। खनिज किसे कहते हैं? क्या प्रयास दिया? पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। हमारा पृथ्वी है, उसके परतों के बीच में तत्व पाए जाते हैं। तत्व मतलब लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पीतल से पाए जाते हैं। तो वो जो पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। पृथ्वी की परत है, पृथ्वी की परतों में पाए जाने वाले जो तत्व है उसको क्या कहेंगे हम लोग? खनिज कहते हैं। तो प्रश्न ये बता, खनिज कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी की परतों में पाया जाता है। खनिज से क्या निकलता है? तो तत्व निकलता है, धातु निकलता है, ठीक है। अगला है अयस्क। क्या है? अयस्क। तो वैसा खनिज, क्या? वैसा खनिज जिससे आप सुविधाजनक रूप से और आर्थिक रूप से सुगमता से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, लाभप्रद हो आपके लिए, वो कहलाता है अयस्क। अब सब खनिज अयस्क नहीं होता है। आप गए एगो पहाड़ को तोड़े, उसमें से अयस्क निकाले, खनिज निकाले। क्या निकाले? खनिज। कथी का खनिज है? तो लोहा का है। चलिए मान लेते हैं एल्युमिनियम का खनिज है। क्या है? तो एल्युमिनियम का खनिज बॉक्साइट उसमें है। क्या है? एल्युमिनियम का खनिज को कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहते हैं? इसमें बॉक्साइट है। क्या है? तो इसमें बॉक्साइट में क्या होता है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट से क्या निकलता है? परीक्षा में पूछता है एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट। परीक्षा में ऐसे भी पूछता है बॉक्साइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका है? लोहा। सिल्वर नाइट्रेट किसका है? सिल्वर का, है ना। ये सब ध्यान रखिए। तो ये सब आपको अयस्क और धातु पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा देखेंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल ये जानिए कि ये जो बॉक्साइट है, आप क्या किए? खनिज था, ये खनिज निकाल के लाए। 100 किलो निकाले। कितना निकाले? 100 किलो खनिज निकाले। क्या निकाले? खनिज। आपको पता है कि इसमें बॉक्साइट है, निकाले और निकाल के लाए। और 100 खनिज निकालने के लिए आप मजदूर को दिए 1000 रुपया। कितना दिए? 1000 रुपया दिया। वो खन के ट्रैक्टर पर लाद के ले आया फैक्ट्री में। उससे आप क्या निकाले? अयस्क से एल्युमिनियम निकाले। क्या निकाले? एल्युमिनियम निकाले। एल्युमिनियम जो निकलता है वो कितना निकलता है? तो निकलता है 100 ग्राम। और 100 ग्राम एल्युमिनियम का दाम है 13 रुपया। मान लेते, चलिए मान लेते 20 रुपया मान लेते, बढ़िया क्वालिटी 50 रुपया मान लेते। चलिए, तो आप लगाए कितना है? और सब बहुत मेहनत करने के बाद जब निकाले हमने तो कितना का निकला है? 50 रुपया। तो क्या ये लाभप्रद है? क्या इससे प्रॉफिट हो रहा है? 1000 लगाओ 50 रुपया पाओ, प्रॉफिट है? तो ये हम कहेंगे ये चोट्टा, ये अयस्क है, ये नहीं है। ये खनिज है मगर अयस्क नहीं है, ठीक है ना। तो वैसा खनिज जिससे हम धातु निकाले तो हमारे लिए लाभप्रद हो,
उसे अयस्क कहते हैं। बाकी सब खनिज है मगर अयस्क नहीं है। दिमाग में घुसा अगर हम 1,000 रुपया का लगाते हैं और उससे जब हम निकाले तब 5,000 रुपया का निकला, तो कहेंगे भाई चल भैया 4,000 रुपया प्रॉफिट हुआ ना, लेबर मजदूर और दे देते 1,000 रुपया, तो 2,000 रुपया तक प्रॉफिट हुआ ना, मेरे 3,000 रुपया तक प्रॉफिट हुआ ना। हमको 1 रुपया भी अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो वो खनिज अयस्क है। वो खनिज अयस्क है जिससे लाभ हो रहा है। और वो खनिज जिससे वो अयस्क तो है मगर उससे लाभ ही नहीं हो रहा, तो उसको अयस्क हम कहेंगे ही नहीं, वो अयस्क था ही नहीं। तो ये भी परीक्षा पूछता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। कुछ खनिज ऐसा है जिसको अयस्क होते हैं, जिससे लाभ मिलता है, लाभप्रद होता है। मगर जितना भी अयस्क है वो पहले खनिज रहा होगा। सभी खनिज अयस्क है मगर सभी नहीं, गलती हो गया। सभी अयस्क खनिज है। देखिए ध्यान दीजिए, सभी अयस्क क्या है? खनिज है, क्योंकि खनिज रहेगा तभी ना अयस्क होगा वो। सभी अयस्क खनिज है मगर सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। वही खनिज अयस्क सोचता है जिससे लाभप्रद हो। क्लियर? चलिए, ये सब समझ में आ गया। अब है धातु कर्म। अयस्क से धातु निकालने का जो प्रक्रिया होता है उसे धातु कर्म कहते हैं। कोई चीज का अयस्क है, जैसे बॉक्साइट अयस्क है। कथी का अयस्क है? बॉक्साइट कथी का अयस्क है? तो हम बॉक्साइट को लेंगे, एल्युमिनियम बन जाएगा फटाक देकर? नहीं, कुछ काम करना होगा ना उसमें। कुछ नहीं, बहुत काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा आपको। उसे कहते हैं एल्युमिनियम का फैक्ट्री। बिहार में नहीं है कोई, बड़ा फैक्ट्री होता है। उसमें बॉक्साइट ट्रक में लदा के बॉक्साइट आता है, उसमें से एल्युमिनियम निकलता है। उससे एल्युमिनियम का रंग बिरंग का चीज़ बनता है, बर्तन बासन सजावट का चीज़ बनता है, रंग बिरंग का चीज़ बनता है, एरोप्लेन बनता है, पंखा का ब्लेड बनता है, वो चीज़ बनता है एल्युमिनियम का। मगर बॉक्साइट वो फैक्ट्री ऐसा हो जहाँ बॉक्साइट जाता है और एल्युमिनियम निकलता है। ट्रक के ट्रक बॉक्साइट जाता है और टेलर का टेलर एल्युमिनियम निकलता है। समझ गए ना? समझ रहे ना? उसे कहते हैं। तो इसमें जो क्रिया काम किए हैं बॉक्साइट से एल्युमिनियम करने के लिए, जो भी हम काम किए हैं उसे तो कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु। तो परिभाषा कैसे बनता है? तो अयस्क से धातु निकालने की क्रिया, अयस्क से धातु निकालने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। क्या लिखा है? अयस्कों के धातु से निष्कर्षण एवं उसके संशोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। संशोधन मतलब शुद्ध करना उसको। बॉक्साइट में तो सब मिक्स में रहता है, उसको शुद्ध भी तो करना है, तो ये धातु कर्म हो गया। ठीक है। अब है गैंग। क्या है गैंग? गैंग क्या होता है? जैसे धान से, धान जो होता है ना, धान उससे चावल निकालते हैं तो कुछ खराब चीज़ भी निकलता है, भूसा वूसा, खरपतवार, कंकड़ उनका निकलता है। तो जो बेकार का चीज़ हुआ ना उसे कहते हैं क्या हम लोग? गैंग। जो बेकार का चीज़ है, अवशिष्ट पदार्थ हो गया, उसे क्या, जो हमको जरूरत नहीं है। हम लाए हैं बॉक्साइट, निकालना है एल्युमिनियम, और बीच में खराब सामान से निकल रहा है, खर पतवार, गोबर, बकरी के लेड़ी है उसमें, हाँ, पहाड़ पर के निकाले हुए हैं, तो ऊपर के मान लिए भेड़ का हगल है उसमें। भेड़ हगता है ना? भेड़ नहीं हगता है, तो भेड़ हगले है, बकरी हगले है, सब बहुत सारा। अब हगले वर्ड थोड़ा सा देहाती वाला भाषा। अब जितना भी हगल उगल है, गोबर उबर है, मुटखा सब निकालिएगा ना, खर पतवार गोबर, उसको क्या कहिएगा? गैंग। अब गैंग से तो लग रहा था कि भैया बड़का गुंडा का गैंग है। गुंडा का गैंग नहीं है। इतना इंटरेस्टिंग बात बताने के बाद भी तो नींद नहीं टूट रहा लोग। एगो एने सूत्र वाले, एगो एने सूत्र वाले, लगता है पूरा शादी यही अटेंड करती है। एक नहीं सूत्र वाला, ये सब समझ में आ गया? गैंग समझ में आया? तो फिर समझ लो, दो अयस्क से, ध्यान समझो, जो अयस्क से हम लोग धातु निकालते हैं तो उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, जो हमको नहीं चाहिए, खरपतवार, गोबर, मल मूत्र, जो भी चीज़ होते हैं, इस सब को क्या कहते हैं हम लोग? गैंग कहते हैं। धातु कर्म नहीं कहते, गैंग कहते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन। तो इस चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आती रहता है, रिपीट करता है।
अब है निष्पातन और भर्जन, इसमें से तो 2 में से कोई एगो हर साल आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? निस्तापन और क्या है? निष्पातन है, निस्तापन, ठीक तो है, और एगो भर्जन है, ठीक है। तो वे तो लिखे हैं, क्या अलग लिखे आए ना, लिखल है निस्तापन, निस्तापन नहीं है, निस्तापन है, वो है भर्जन। निस्तापन क्या सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनिए। करा अयस्कों को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, वहां पे गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। अयस्क है, क्या है? धातु कर्म में क्या क्या आता है? अयस्क से धातु निकल आता है, तो अयस्क है, क्या है? जितना मजा आपको सुनने में आ रहा है उतने मजा कल हमको भी सुनने में आएगा अगर आप सुनाइएगा तो, इसे ध्यान से समझिए इसको। अयस्क से क्या निकाल रहे हैं हम, बना रहे हैं हम लोग उसका ऑक्साइड, अयस्क का ऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अयस्क का ऑक्साइड, ऑक्साइड, अयस्क का ऑक्साइड। इसका 2 प्रक्रिया है, 2 तरह से बनाया था, मतलब ध्यान से समझिए इसको, बढ़िया समझ आइएगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा इसे, मतलब याद करते रहिए भाई, अब भुलाते रहिएगा। देखें, अयस्क से ध्यान दीजिए, अयस्क का ऑक्साइड बनाने का 2 तरीका है, एक है निस्तापन, एक है भर्जन। तो निस्तापन में क्या करता है, यहाँ पर इसको हम लोग गर्म करते हैं ऑक्सीजन कम रखकर, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है या नहीं होता है, या नहीं होता है, ऑक्सीजन आप रखबे नहीं कीजिए, और कोनो कोनो में रखना है तो बहुत ही कम रखिए, तो निस्तापन कहलाएगा। और जब ऑक्सीजन की मात्रा में रख के कीजिएगा तो भर्जन कहलाएगा। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? भरपूर, क्या होता है? भरपूर मात्रा होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है। तो जब अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या कम मात्रा में गर्म की जाती है और उससे ऑक्साइड बनता है तो उसे कहते हैं निस्तापन। और जब अयस्क को ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा में गर्म करते हैं तब जब बनता है अयस्क, उसको कहते हैं क्या? भर्जन। याद रहेगा? अब आता है बात कि भैया हमारे पास जो आता है, पहले रहता है खनिज, क्या रहता है? खनिज। और खनिज से बनाते हैं अयस्क। हम लोग के पास है खनिज, खनिज से क्या बनाना है हमको? धातु निकालना है हमको। तो खनिज में से हम निकाल लेते हैं पहले अयस्क, कौन अयस्क है उसको निकाल लिए। खनिज से क्या निकाले हैं? अयस्क। अब खनिज को भूल जाते हैं, खनिज से मगर निकला है अयस्क। और खनिज कहाँ निकला? पृथ्वी की परत में से निकला है। पृथ्वी की परत में से क्या निकला है? खनिज। और खनिज में से क्या निकाले हम लोग? अयस्क। अब अयस्क से धातु बनाइएगा तो इतना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ना, वही धातु कर्म कहलाता है। तो बताइए कौन कौन स्टेप फॉलो करना पड़ता है ताकि आप भी अयस्क से धातु निकालना सीख जाइए और आप भी कोनो फैक्ट्री खोल के धातु निकलवाइए और आप भी एक बिजनेसमैन बन जाइए, है ना। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अयस्क से धातु कैसे निकालते हैं, इसका प्रक्रिया क्या है, वही प्रक्रिया सब चरण क्या है, स्टेप्स क्या है उसके, है ना। उसके स्टेप्स दिए गए हैं 1 2 3 4 स्टेप्स दिए गए हैं, है ना। 4 स्टेप्स की मदद से आप अयस्क से धातु निकाल सकते हैं, मगर इसमें बहुत सावधानी और बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या करने जा रहे हैं, समझ में आया ना? आए स्टेप नंबर 2 बहुत बच्चा को तो पता ही नहीं रहता क्या करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 ऐसा प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे अयस्क से धातु बनाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन प्रक्रिया है? सबसे पहला चरण है
अयस्क का सांद्रण, क्या करना है? अयस्क का सांद्रण, सांद्रण करना है। सांद्रण कैसे करते हैं बताते हैं। सांद्रण में दो गुना हो गया ना, ऐसे ना लिखना है, सांद्रण। अयस्क का सांद्रण करना है आपको। इसके लिए क्या कहता है, पहले जितना भी गैंग है उसमें, जितना भी अयस्क में बेकार बेकार चीज़ है, मल मूत्र खर पतवार कंकर पत्थर, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ है सबको निकालिए। अब निकालिए तो कैसे निकालिएगा? अब चावल है, चावल रख लेते हैं और देखते हैं डगरा में चावल रख लिया और कंकर चुन रहा है उसमें से, देखें कोई कोई घर में देखते हैं चावल आता है तो उसमें करियक्का चावल चुनता है, धान चुनता है उसमें से, होता है ना। उसी प्रकार से उतना अयस्क ट्रक आ रहा है तो कितना आदमी डगरा में रख रख के चुनेगा? उसका नया नया तरीका अपनाना पड़ेगा ना जी, कोई तरीका ऐसा हो जिससे निकल जाए। तो उसका अलग अलग तरीका है। एक होता है फेन उत्प्लावन विधि, उसमें क्या होता है, फेन बना के अयस्क को ऊपर छान लिया जाता है और फेन बना के जितना भी खराब होता है उसको ऊपर हो जाता है और जो बढ़िया चीज़ होता है अयस्क को नीचे हो जाता है। वो फेन उत्प्लावन विधि होता है, सबको बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। ये होता है चुंबकीय विधि, जैसे लोहा का अयस्क है, तो लोहा का अयस्क जैसे हेमेटाइट है या मैग्नेटाइट है। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है ना जी, यूँ याद कर लीजिए, लोहा का अयस्क हेमेटाइट होता है। परीक्षा में ये भी पूछता है हेमेटाइट किसका अयस्क है, पूछा था हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो हेमेटाइट अब लिए हैं, तो हेमेटाइट में का अयस्क लिए है ना, हेमेटाइट थोड़ी ना अयस्क है वो, तो हमें खर पतवार तो होगा। तो उसको हम क्या किए, बड़का मशीन में रख के रोलर में एकदम पाउडर बना दिए। अब बड़का का चुंबक के सहायता से क्या किए, जितना भी लोहा वाला सब का लिए, आज जो विशेष बच गया वो बच गया। तो उसको एक बेल्ट की मदद से निकाल देना चाहते हैं, और वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे वो चुंबक वाला लगा दिए बेल्ट, वो ऐसे लगा दिए बिना चुंबक वाला, अब बेल्ट लगा दिए। आई में टीप की मदद से क्या करते हैं, लोहा का जो चूर्ण बना है, कथी का, हेमेटाइट का चूर्ण जो बना है, ये बेल्ट है, ये बेल्ट पे नचता है इसे, ठीक है ना। मशीन ना होता है धनकुटिया मशीन, धनकुट्टी मशीन, चावल कुट्टी वाला मशीन ना होता है, उसके मशीन है। और उसके ऊपर से इसमें से गिरा बुरादा, कथी गिरा है, बुरादा, कथी का बुरादा है, वो हेमेटाइट का है। इसमें लोहा भी है और बिना लोहा वाला भी सब मिलल है, खर पतवार भी है, मल मूत्र भी सब इसी में है, सब मिला हुआ है। तो अब यहाँ पे ये चुंबक वाला धुरी है, क्या है, चुंबक वाला। तो यहाँ पर से जाएगा चूर्ण, चूर्ण जाएगा, तो जो भी चुंबक वाला होगा नच के यहाँ पे गिरेगा, ढेरी लगेगा उसका। जो लोहा वाला होगा वो कहाँ गिरेगा, यहाँ पे। और जो बिना चुंबक वाला होगा ये ढेरी यहाँ लगेगा। खर पतवार लेरी उड़ी जितना भी होगा ना, गोबर वोबर का टुकड़ा उकड़ा खर पतवार सब किधर गिरेगा, इधर गिरेगा, नहीं गिरेगा, गिरा कि नहीं गिरा। तो लोहा वाला चीज़ निकल गया कि नहीं निकल गया, खर पतवार छटा गया कि नहीं छटा गया। वो सौनी देखे, वो सौनी धान के सौनी होता है, धान के समय आता है ना, तो धान का लोग सौनी करता है, पंखा चला देता है और डगरा से रख के नाना करता है। तो इसमें धनवाज होता है भारी नीचे गिर जाता है, और जो भूसबा होता है खर पतवार से वो आगे गिर जाता है। देखिए कि नहीं देखें ओसौनी, तो ये ओसौनी की तरह ये होता है। तो मैं लोहा वाला चीज़ है, तो लोहा वाला में करिएगा तो थोड़ी ना उधी आएगा, वो घबरा जाएगा वो। तो इसीलिए चुंबक लगा देते हैं यहाँ पे। चुंबक वाला जो शर्ट लोहा वाला रहेगा, शर्ट के नीचे गिरेगा, इन्हें खाली गिरेगा, और जो अथी रहेगा वो फेंका जाएगा तक आगे तक, नहीं फेंकाएगा। तो इसको कहते हैं चुंबकीय विधि। तो बहुत तरह का विधि होता है जिसे सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं उसका, सांद्रण। तो अब थोड़ा सा अयस्क बढ़िया वाला आ गया है, थोड़ा बढ़िया वाला आ गया है, मगर सब लोहा नहीं है इसमें, इसमें भी अशुद्धियाँ है। उसको भी हम लोग निकालेंगे। चलिए, सांद्रण के बाद क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, निस्तापन या भर्जन। क्या करते हैं, वही निस्तापन। कम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो निस्तापन होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन में जलाएंगे तो भर्जन होगा। तो जो बना है उसको आप निस्तापन या भर्जन कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, निस्तापन, निस्तापन या भर्जन कर दीजिए, कर दीजिए। अब धातु का अयस्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धातु का अयस्क। उसके बाद क्या कर दिए, तीसरा नंबर स्टेप में धातु के ऑक्साइड को प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है कि उसके अवकरण, कार्बन द्वारा अवकरण किया जाता है, एल्युमिनियम द्वारा अवकरण किया जाता है। उसका अवकरण करते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण। अवकरण में क्या आता है, जैसे कि इसमें बना है Fe3O2, फेरस ऑक्साइड बन गया। लोहा का निकाल रहे तो फेरस ऑक्साइड बनेगा ना, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनेगा, बनेगा।
तो उसमें कौन चीज हमको निकालना है, Fe निकालना है कि ऑक्सीजन? वहां से चले आओ। तो अब क्या कीजिएगा आप बताइए, आपको क्या निकालना, निष्पादन करके क्या निकालना है इसमें से, Fe निकालना है कि O2? कैसे निकालना है? तो थोड़ा लोहा चाहिए कि ऑक्सीजन? कितना काम काला करे इसे, लोहे लगे ना, तो लोहा निकालना है थोड़ा, तो लोहा ना चाहिए, तो ये ऑक्सीजन हटू तब ना लोहा निकालबे तू, तो ये तो ऑक्सीजन साथ ना आयल है, तो क्या करेगा, कार्बन से अभिक्रिया करा दो, तो ये क्या करेगा, छोटा कार्बन से जैसे अभिक्रिया करेगा तो ई जो है ना ऑक्सीजन कार्बन के साथ हटेगा, उन्हें हटेगा, है नहीं करिए फिर निकल जाएगा, हम लोग आराम से लोहा निकाल लेंगे। लोहा का फैक्ट्री बन गया है, छड़ बनाएंगे, रंग बिरंगी चीज बनाएंगे, बेचेंगे मार्केट में, लोहा का फैक्ट्री बन गया। इस प्रकार से बनता है। लास्ट स्टेप इसका क्या होता है, लास्ट स्टेप एक और है, धातुओं का शोधन। अयस्कों से प्राप्त जो शुद्ध नहीं होता है, जो भी लोहा निकला वो शुद्ध नहीं होता है, इसको शुद्ध करने के लिए ना इसमें और ज़्यादा तरीका अपनाया जाता है, उसमें पृथक्करण, गलनीकरण, कथी कथी वैद्युत अपघटन। क्या होता है इसमें, वो आपको ये वैद्युत अपघटन वाला बताए थे, वैद्युत अपघटन, अपघटन याद कीजिए, ये वाला चीज याद आया, एगो धन आयन बनाए थे, एनोड एगो कैथोड, अभी तक वीडियो पढ़ाई हुआ है यूट्यूब पे। तो विद्युत अपघटन कराते हैं, उसमें क्या करते हैं, शुद्ध अशुद्ध धातु को शुद्ध बनाने का तरीका था उसमें, है ना, विद्युत अपघटन विधि पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था कि शुद्ध को अशुद्ध कैसे बनाता है या अशुद्ध को शुद्ध कैसे बनाता है। तो जो धातु प्राप्त हुआ है आपको Fe, वो शुद्ध नहीं प्राप्त होगा, क्या होगा, शुद्ध नहीं प्राप्त होगा, तो उसको वैद्युत अपघटन विधि द्वारा या तो कुछ और विधि द्वारा करके तब उसको शुद्ध किया जाता है, तब जाके लोहा मिलता है शुद्ध, ऐसे शुद्ध लोहा नहीं मिलता है। तब जाके हमको अयस्क से, ये क्या था, हेमेटाइट, क्या था, हेमेटाइट, हेमेटाइट से क्या प्राप्त हो गया आपको, लोहा, क्या प्राप्त हो गया, लोहा। क्या था पहले, क्या बन गया है, लोहा। तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना विधि अपनाए हैं, 4 स्टेज, याद रहेगा, परीक्षा में लिखना होगा। इसको कहते हैं धातु कर्म, ये 4 धातु कर्म है। पहले क्या करते हैं, सांद्रण, फिर निष्पादन या भर्जन, फिर क्या करते हैं, अवकरण, फिर उसका वैद्युत अपघटन इत्यादि करते हैं, ठीक है ना, तब बनता है धातु का पूरा निष्कर्षण हो जाता है, और इस प्रकार से धातु निकाला जाता है। और धातु का फैक्ट्री खोला गया है, जो अलग अलग जगह पे फैक्ट्री है धातु का, वैसे ही उसमें यही काम सब होता है। और यहाँ के जो मजदूर लोग जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, लोहा फैक्ट्री में, एल्युमिनियम फैक्ट्री में, कार्बन थी कॉपर तांबा वाला फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई तार बनाते हैं, कोई बर्तन बनाते हैं, कोई गाड़ी का पार्ट्स बनाते हैं, समझे। बिहार में एको को नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे अयस्क मिलवे नहीं करता है, तो कैसे होगा, खनिजे नहीं है तो अयस्क कहाँ से हुआ। पहले तो धरती तो है, धरती में खनिज नहीं है, खनिज नहीं है तो अयस्क नहीं है, अयस्क नहीं है तो कैसे निकालेंगे धातु हम। तो यही सब बातें होती है, समझ में आ गया, कैसे निकला पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं हमें घर पे जाके। अभी एक लास्ट उपाय है, क्या संचारण क्या होता है इसको आप पढ़ा, इसको हम लोग पढ़े भी हैं, पहला चैप्टर जो पढ़े थे तभी पढ़े थे। देखिए जो भी धातु होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो धातु आसपास के नमी से अभिक्रिया कर लेता है। धातु क्या करता है, आसपास के नमी से अभिक्रिया करता है और धातु का ऑक्साइड बना लेता है। उसको हम लोग कहते हैं जंग लगना, हमें जंग लग जाता है और धीरे धीरे उसका क्या होता है, आयु घट जाता है। अब लोहा में है, लोहा को अगर हम पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आसपास के नमी से अभिक्रिया कर लेगा, हमें भूरा भूरा कलर का जंग पकड़ लेगा और धीरे धीरे लोहा मोटा से पतला होता जाएगा और लोहा खराब हो जाएगा और एक दिन समय आएगा कि जल्दी टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए संक्षारण नहीं हो, इसलिए क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, उसका और भी करते हैं क्या, जिंक का लेप लगा देते हैं, है ना। ऐसा हम लोग पढ़े थे ना, वही है। प्लास्टिक में लपेट के रखते हैं ताकि उसको संक्षारण नहीं हो, उन नमी से रिएक्ट करेगा तो लोहा चाहे तांबा हो चाहे एल्युमिनियम हो चाहे कोई भी चीज़ हो, जंग लगेगा ही लगेगा। हम यही बात है कि लोहा में ज़्यादा लगता है, तांबा में कम लगता है, एल्युमिनियम में बहुत, एल्युमिनियम में तांबा में कम लगता है, सोना में भी थोड़ा थोड़ा लगता है, चांदी में थोड़ा थोड़ा लगता है ना, जंग लगता है। मगर सब में लगता है कि नहीं लगता है, फुलहा बर्तन में जंग नहीं लगता है, वो तो करिया हो जाता है देखते हैं, तो फिर नींबू से रगड़ करके फिर तो पीला करना पड़ता है उसको। अब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं उसको, तब जाके होता है वो, फिर हम नींबू से रगड़ते हैं। चांदी का पायल होता है, क्या उसमें नहीं लगता है जंग, करिया करिया जंग पकड़ता है उसमें। सोना में भी तो करिया करिया पकड़ता है, पीतल में, सोना में, चांदी में सब में करिया करिया जंग पकड़ता है, उसको फिर हटाते हैं। तांबा में हरा कलर का जंग पकड़ता है, समझिए।
एल्युमिनियम में भी पकड़ता है जंग, मगर लोहा में ज़्यादा पकड़ता है क्योंकि लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना, इसीलिए ज़्यादा पकड़ता है उसमें, ठीक है ना। अभी अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़े हो जाएगा तो देखिएगा लोहा जो है ना ऊपरे है और सोना चांदी तांबा ये सब नीचे है, इसीलिए उसमें ज़्यादा अभिक्रिया नहीं होता है। हाँ, तो ये हो गया आपका पूरा धातु चैप्टर का 3, ठीक है।